चलो तो हम आज क्या देखते हैं भाई, है ना। तो सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे भाई? जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है किसके बेसिस पर देखेंगे अपन? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। ठीक है, तो इसमें किसकी फिजिकल स्टेट देखेंगे अपन? इसमें हम फिजिकल स्टेट देखेंगे सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की। ठीक है, चलिए सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट और साथ में किसकी फिजिकल स्टेट देखेंगे अपन? सॉल्यूट की। ठीक है, चलिए तो पहला केस क्या हो गया भाई? पहला केस ये हो गया कि भाई सॉल्वेंट कौन है मान लो, है ना। सॉल्वेंट कौन है मान लो? गैस है ना, गैस है, गैस है। ठीक है, तो सॉल्वेंट गैस है और गैस के अंदर क्या डिजोल्व है? तो गैस के अंदर क्या डिजोल्व है? हो सकता है गैस के अंदर गैस डिजोल्व हो, या फिर हो सकता है गैस के अंदर लिक्विड डिजोल्व हो, या फिर हो सकता है गैस के अंदर सॉलिड डिजोल्व हो। ठीक है, चलिए दूसरा, फिर अगला केस क्या होगा इसमें? अगला केस होगा इसमें क्या, कि भाई इसमें सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है मान लो लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड है। अच्छा, सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसमें भी 3 केसेस क्रिएट होंगे। कौन कौन से भाई? कि भाई सॉल्वेंट तो लिक्विड है लेकिन इसमें जो सॉल्यूट डिजोल्व है वो कैसा है? तो हो सकता है कि सॉल्यूट कैसा हो? लिक्विड के अंदर क्या डिजोल्व हो? गैस। या लिक्विड के अंदर क्या डिजोल्व हो? लिक्विड। या फिर लिक्विड के अंदर क्या डिजोल्व हो? सॉलिड। ये हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगला केस क्या होगा भाई? 7th, कि इसमें सॉल्वेंट क्या हो सकता है? सॉल्वेंट हो सकता है सॉलिड, सॉलिड, है ना। फिर सॉलिड और फिर उसके बाद फिर से सॉलिड। ठीक है, तो सॉल्वेंट सॉलिड है और इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन सा है भाई? ठीक है, चलो सॉल्यूट कौन सा है? तो सॉल्यूट है मान लो कौन सा भाई? सॉलिड के अंदर गैस डिजोल्व है, या फिर सॉलिड के अंदर लिक्विड डिजोल्व है, या फिर सॉलिड के अंदर सॉलिड डिजोल्व है। ठीक है, ये हो गए 3 केसेस। क्लियर है? तो इस तरह से टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पर? टोटल 9 टाइप्स के। ठीक है, अब ये जो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं, क्लियर है? ओके, इनमें से हमारे सिलेबस में कौन सा केस है हमें ये समझना है। ठीक है ना, इनमें से कौन सा केस है जो हमारे सिलेबस में है? चलिए देखते हैं कौन सा है भाई। ठीक है, चलिए तो पहला वाला जो केस है जिसमें सॉल्वेंट कैसा है? गैसियस, तो उसको हम बोल देंगे गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे? गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा जिसमें सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड, उसको बोल देंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, और तीसरा केस जिसमें सॉलिड है सॉल्वेंट, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। तो यहां पर किसके बेसिस पर मैंने ये नाम दिए हैं इनको? सॉल्वेंट कौन सी फिजिकल स्टेट में है। ठीक है ना, चलिए तो इन तीनों में से कौन सा केस है जो हमारे सिलेबस में है? ठीक है, तो हमारे सिलेबस में है ये वाला केस। कौन सा केस? कौन सा केस? लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना, जिसमें लिक्विड के अंदर या तो गैस डिसॉल्व होगी, या लिक्विड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व होगा, या लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व होगा। तो कौन से सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए, अब लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले क्या करेंगे अपन, कि यहां पर देखो जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है ना, वो मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं
उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई? सॉल्युबिलिटी। तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? ठीक है, चलिए। तो पहला जो फैक्टर इसमें है वो क्या भाई? वो है नेचर। क्या भाई? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इस पे डिपेंड करेगा। तो पहली यदि हम बात करें कौन सी गैस है, तो जनरली यहां देखो हम सॉल्वेंट जो है वो वाटर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? वाटर। तो यदि हम किसी गैस की बात करें, है ना, कि कौन सी गैस है जो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, तो इफ अ गैस in water releases ions or can form hydrogen bond with water, then gas will be highly soluble in water। तो किस तरह की गैस हैं जो वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है भाई? कौन सी गैसेस हैं? कौन सी गैसेस हैं भाई? जो गैस पानी में डिसॉल्व होकर क्या करती हैं? या तो आयन रिलीज करती हैं, या फिर क्या होता है, वो पानी के साथ क्या बना लेती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो। जैसे मान लो हम बात करें HCl की, तो HCl गैस को यदि हम किस में मिलाएं? पानी में मिलाएं, तो पानी में मिलाने पर ये ऐसे H+ और Cl- में ब्रेक हो जाती है ये गैस। तो देखो ये आयन रिलीज कर रही है कि नहीं? और चूंकि ये आयन रिलीज कर रही है गैस, इसका मतलब ये पानी में अच्छे से डिसॉल्व होगी। अगला देखो, यदि कोई गैस कैसी होती है? एसिडिक ऑक्साइड है, जैसे CO2 है, तो यदि इसको हम पानी में मिलाएंगे ना, तो पानी में मिलाने पर ये बना लेता है H2CO3, है ना, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर ऑक्सी एसिड बनाते हैं। तो ये क्या भाई? ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड होने के कारण क्या होगा? पानी में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होकर क्या रिलीज करेंगे? आयन। तो देखो यहां पर भी क्या रिलीज हो गए, देख रहे हो? यहां पर भी रिलीज हो गए आयन। ठीक है ना? चलो, तो यहां पर HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस पानी में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होती हैं। क्यों सॉल्युबल होती है उसका कारण समझ रहे हो? क्योंकि ये गैसेस जो हैं वो पानी में डिसॉल्व होकर क्या करती हैं? क्या करती है भाई? आयन रिलीज करती हैं। ठीक है, फिर ऐसे NH3 की बात करें, NH3 है जैसे मान लो, तो NH3 को पानी में मिलाएंगे, अमोनिया गैस को, तो अमोनिया गैस पानी में डिसॉल्व होने पर क्या करेगा? H बॉन्ड बना लेगा। तो ये NH4+, है ना, ऐसे बना देते हैं, NH4OH बनाएगा, वीक बेस, और ये आयन भी रिलीज करेगा। कौन सा? NH4+H+ प्लस OH-H+, ये तो है ही। और साथ में क्या है? साथ में ये जो NH3 है ये क्या कर सकता है मालूम? ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ, पानी के मॉलिक्यूल के साथ क्या भी बना सकता है भाई? पानी के मॉलिक्यूल के साथ ये बना सकता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए अमोनिया गैस पानी में क्या होगी? बहुत अच्छे से सॉल्युबल होगी। तो यहां पर मैंने जो 3 एग्जांपल दिए, जैसे HCl गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, या अमोनिया गैस का, तो ये सारी गैसेस जो हैं वो पानी में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होती हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व होकर या तो क्या बना रिलीज करते हैं? आयन, या फिर ये पानी के साथ क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए इन गैसों की पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो ये चीज समझ में आई? ओके, और एक पॉइंट और लिख लेते हैं नोट करके, क्या? गैसेस which are easy to liquefy, जो गैसेस क्या होती हैं? आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं, are generally soluble in water।
वो भी पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। जो गैसेस क्या होती हैं, आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब एग्जांपल हो गए गैसेस की सॉल्युबिलिटी के। अब ये तो गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए हो गया कि भाई जब हम पानी में किसी गैस को डिसॉल्व करेंगे तो किस तरह के नेचर की गैस होगी, तो पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगी। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें किसके लिए, यदि हम बात करें किसके लिए, लिक्विड इन लिक्विड के लिए, लिक्विड इन लिक्विड मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हैं, तो इसमें क्या फंडा चलता है भाई, किस तरह का लिक्विड किस तरह के लिक्विड में डिसॉल्व होगा। तो इसमें सीधा सा क्या चलता है कंसेप्ट, क्या चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। यस सर। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब पोलर में पोलर ही है। हाँ, पोलर substances are soluble in polar solvent and non-polar substances are soluble in non-polar solvent। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट हो गया कि पोलर सब्सटेंस जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। ओके, और ऐसे ही हम सॉलिड इन गैस की बात करें तब भी यहां पर यही पॉइंट लगा सकते हैं अपन। थर्ड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो यहां पर भी यही कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो यहां पर भी वही कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, कौन से होते हैं, आयनिक, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर soluble in water than covalent compound, है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के कंपैरिजन में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये तो किसके बेसिस पर हमने पॉइंट लिखे हैं, नेचर के बेसिस पर, कि किस तरह का लिक्विड किस तरह के लिक्विड में डिसॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगला। अगला इसके अलावा और किस चीज पे डिपेंड करती है भाई सॉल्युबिलिटी, तो पहला तो हो गया नेचर, है ना, पहला पॉइंट क्या हो गया, नेचर। चलिए अब सेकंड पॉइंट जो है यहां पर वो क्या देखते हैं। चलिए, तो सेकंड जो यहां पर फैक्टर है वो क्या है, वो है भाई यहां पर क्या ले लें अपन, वो ले लेते हैं अपन टेम्परेचर। क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है भाई कि यहां पर लगेगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो यदि कोई सब्सटेंस है और उसको हमने किस में मिलाया, यदि कोई सब्सटेंस है उसको हमने किसी सॉल्वेंट में मिलाया, ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे डिसॉल्व होने की प्रोसेस कैसी है, इफ डिसॉल्यूशन इज, इफ डिसॉल्यूशन इज कैसा है भाई, दो पॉसिबिलिटी है। क्या दो पॉसिबिलिटी है, या तो डिसॉल्व होने की प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक, ठीक है, या डिसॉल्व होने की प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि वो कैसा हुआ डिसॉल्व होने की प्रोसेस, यदि डिसॉल्व होने की प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक, तो सबको पता है एंडोथर्मिक चीज किससे फेवर करती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो यहां क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज्ड बाय, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक के लिए हाई टेम्परेचर अनफेवरेबल होता है। तो यहां पर क्या होगा, डिसॉल्व होने की प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड,
बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इंक्रीज, तो इसमें तो इसका मतलब है कि हमें टेम्परेचर के बारे में पता करना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो उसमें सीधा सा फंडा है, क्या सीधा सा फंडा क्या है कि आप तो ये देखो कि जब किसी केमिकल को हमने पानी में डिसॉल्व किया तो वो डिसॉल्व होने की प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, उसके हिसाब से आंसर आएगा। क्लियर है? अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखोगे कि जब हम किसी गैस को किस में डिसॉल्व करते हैं भाई, पानी में, वो एक्सोथर्मिक होता है। तो क्या ध्यान रखोगे, डिसॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। मैंने बोला कि जब हम गैस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। तो ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से पानी में किसी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? चलो बताओ। कम हो जाएगी, कम होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक। तो तुमने देखा भी होगा ना यार घर में, क्या देखा होगा, जैसे अपन मान लो ये स्टोव है, इसके ऊपर एक बर्तन रख के और इसमें पानी रख लें, क्या रख लें, पानी, और इस पानी को जब हम गर्म करते हैं तो तुमने देखा है, क्या देखा है, अरे तुमने इसमें देखा होगा छोटे छोटे बबल्स बन के ऊपर आते हैं, देखे हैं? यस सर। ये बबल्स कहाँ से आते हैं? अरे तो सबको पता है कि पानी में गैसेस डिसॉल्व होती है कि नहीं? तो पानी के अंदर क्या है भाई, O2 गैस डिसॉल्व होती है, CO2 डिसॉल्व होती है, ऐसे बहुत सारी गैस डिसॉल्व होती है। तो मेनली जैसे मान लो O2 डिसॉल्व है, तो जब टेम्परेचर कम था, पानी ठंडा था, तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी। अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे भाई, इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, अभी अपन ने बोला ना, गर्म करने से क्या होता है, गैस की पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो ये गैसेस बाहर निकलेंगी। अरे तो गैसेस बाहर निकलेंगी तो क्या बन के निकलेंगी, बबल्स बन के निकलेंगी ना यार। तो ये एग्जांपल सबने देखा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाँ, क्या बोलेंगे, हेंस solubility of gases in water decreases with increase of temperature। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर solubility क्या होगी, समझ में आया सबको, डिक्रीज होगी, क्या करने से, विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। किसके लिए बोल रहे हैं अपन, गैसेस इन वाटर, इसके लिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये टेम्परेचर वाली बात हो गई। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या भाई, तीसरा पॉइंट है भाई यहाँ पर क्या, कोई पॉइंट तो अप्लाई करना पड़ेगा। चलो, तीसरा पॉइंट है भाई प्रेशर। प्रेशर के ऊपर सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी। देखो, तो प्रेशर कहां पे रोल प्ले करता है बेटा, जहां पर गैस हो। प्रेशर का असर कहां होता है, जहां पे गैसेस हो, और जहां पे गैस नहीं है वहां प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा सॉल्यूशन हुआ, फॉर लिक्विड इन लिक्विड। यदि हम लिक्विड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात करें या सॉलिड इन लिक्विड की बात करें, तो बताओ यहां पर प्रेशर के चेंज करने से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नो सर, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे, हियर नो गैस इज इन्वॉल्व। यहां पे कोई गैस इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए क्या होगा, हेंस solubility will not depend on pressure। इसलिए यहां प्रेशर के बदलने से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चल अब लेकिन दूसरा केस जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा जो केस अपन बात कर रहे हैं वो कौन सा है, फॉर गैस इन लिक्विड। इसमें फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, अब प्रेशर बदलने से किसी गैस के उसकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो उसके लिए एक क्या है भाई, एक लॉ दिया गया है, इसका नाम है हेनरीज लॉ। क्या है भाई, हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, हर साल इसका क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, चलो समझते हैं। तो हेनरीज लॉ बड़ा सिंपल सा है यार, कि जैसे मान लो ये बर्तन है ना, ये बर्तन है और यहाँ कोई लिक्विड है ना, जनरली पानी लेते हैं, पानी है मान लो, और यहाँ पर क्या भाई हमारे पास, यहाँ पर कोई गैस है। क्या है भाई, गैस है।
तो इस गैस की इस पानी में सॉल्युबिलिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? यहां जो गैस है उस गैस के प्रेशर पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? प्रेशर पे, कि वहां जो गैस है लिक्विड के ऊपर वो कितना ज्यादा उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रही है। तो जितना ज्यादा उस गैस का प्रेशर होगा उतना ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। समझ गए? Yes, sir. चलिए, तो अब इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं अपन। तो हेनरी भाई ने क्या बोला था? चलिए, तो हेनरी भाई ने क्या बोला था? solubility of a gas is directly proportional to what? Directly proportional to Pressure of gas. its partial pressure. Directly proportional to its partial pressure over the liquid surface. ठीक है, तो लिक्विड के ऊपर किसी गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगता है उस गैस की पानी में सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। तो इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं, तो किसी गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? उतनी ज्यादा क्या होगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये होगा भाई। क्लियर? और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, यहां से किसका साइन हटा दें? प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लिखते हैं KH। क्या लिखते हैं भाई? KH। तो KH इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये हो जाएगा भाई। क्लियर? चलिए, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि यहां सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब कंसंट्रेशन ही होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन तो अपन ने देखे थे यार, काफी सारे अपन ने पढ़े थे, 7-8 कंसंट्रेशन पढ़े थे। मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, ऐसे बहुत सारे पढ़े थे कि नहीं? तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंसंट्रेशन लेना है। ठीक है ना? चलो, तो वो हमें KH की यूनिट से पता चलेगा। तो KH बराबर क्या होगा बताओ यार? KH बराबर होगा प्रेशर ऑफ गैस अपॉन सॉल्युबिलिटी। Yes, sir. है ना? और सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैंने बोला ना, क्या होता है भाई? कंसंट्रेशन ही होता है। तो देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं यूनिट ऑफ KH और यहां पर सॉल्युबिलिटी को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे ये समझना है। ठीक है, चल, तो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि मान लो KH की यूनिट क्या है, ध्यान देना, यदि KH की यूनिट है मान लो ATM है, तो बताओ सॉल्युबिलिटी कौन सी होगी? मोल फ्रैक्शन। क्यों होगी मोल फ्रैक्शन? यूनिट लेस है। हाँ, यूनिट लेस, यस सर। यदि यहाँ प्रेशर की यूनिट क्या है? ATM, है ना। तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम कब होगी? जब कंसंट्रेशन कैसा होगा? यूनिट लेस। तो कौन सा कंसंट्रेशन है जो यूनिट लेस होता है भाई? मोल फ्रैक्शन। तो उस कंडीशन में यहां क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा मान लो यहां पर KH की यूनिट क्या है? ATM पर मोलर, या फिर इसी को क्या लिख दें हम? इसी को हम लिख दें ATM लीटर पर मोल। तो अब बताओ क्या होगी यूनिट? मोलारिटी। हाँ, अब यहां पर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी किस में आ जाएगी? मोलैरिटी, है ना। चलो, और तीसरा क्या है भाई? तीसरा है यदि इसकी यूनिट क्या है? ATM और ये है पर मोलल, या इसी को क्या लिख दें? ATM kg पर मोल। तो बताओ क्या होगा? मोलालिटी। मोलैलिटी। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पढ़ के तुम कैसे समझोगे कि हमें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को कौन से कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस करना है। समझ गए सब लोग?
समझ गए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें से मोस्टली कौन सा यूज होता है? तो यदि देखो अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चलें, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सब में पहला वाला केस दिख रहा है तुम्हें, ये वाला केस। Yes, sir. ठीक है ना? कौन सा वाला? मोल फ्रैक्शन वाला। तो यही वाला केस दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना? बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो अभी तो तुम क्या ध्यान रखो, अपन यहां जो भी डिस्कस करेंगे वो क्या मान के डिस्कस करेंगे कि हाँ गैस की सॉल्युबिलिटी किसमें एक्सप्रेस करना है हमें? मोल फ्रैक्शन में, ठीक है? मोल फ्रैक्शन। हम वही चीज लिख लेते हैं। तो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में यही वाला केस दिया है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इनटू क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यही लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज समझ में आई। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है यही कहलाता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। क्या है ये? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। चलिए, तो हेनरीज लॉ का ये क्या हो गया? मैथमेटिकल फॉर्म हो गया भाई। चलिए, तो स्कूल में यदि हमें लिखने के लिए बोलते हैं कि हेनरीज लॉ लिखिए, तो आपको ये सब लिखना है, समझ गए? इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ये सारे स्टेप्स लिखेंगे और लास्ट में ये लिखेंगे। क्लियर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। और यहां KH क्या है? तो हियर KH एक कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है? चलिए, अब अगली चीज क्या है? अगली चीज इसमें जो ध्यान रखनी हमें हेनरीज कांस्टेंट के बारे में, वो क्या है? देखो, मैंने क्या बोला? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर क्या बोला भाई? KH इनटू सॉल्युबिलिटी, यही बोला था। तो इसके हिसाब से यदि हम चलें फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस, है ना, एट सेम प्रेशर। यदि मान लो अलग अलग गैसेस हैं लेकिन सेम प्रेशर पे हैं, तो देखो यहां क्या होगा? यहां पर KH बराबर होगा बेटा क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन अपॉन सॉल्युबिलिटी, यही होगा। Yes. अब इसमें से भी मैं क्या बोलूं? प्रेशर सभी के लिए हमने क्या ले लिया है? प्रेशर सभी के लिए क्या ले लिया है? सेम प्रेशर। मतलब Same. प्रेशर की वैल्यू सबके लिए सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा? है ना? या इसको एक काम करो, इसको ऐसा लिखो तो ज्यादा अच्छा रखो, सॉल्युबिलिटी को इधर रखो, ठीक है? यहां सॉल्युबिलिटी रख लो और यहां KH रख लो, ठीक है? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है, बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। हाँ, Solubility of gas inversely जो होगी proportional to क्या होगी? inversely proportional. Solubility of Inversely gas proportional. liquid KH. directly proportional to 1 by KH, ये हो जाएगा। KH. क्लियर है? इसका मतलब है कि तुम्हें 3-4 अलग अलग गैसेस दे दी हैं, ठीक है ना? तो इस साल क्वेश्चन आया था इसके ऊपर जेईई मेंस में, है ना? यहां पर गैसों को क्या नाम दिया था? गैस को नाम दिया था अल्फा, बीटा, गामा, और यहाँ KH की वैल्यू दी थी। KH की वैल्यू दी थी एक की 0.5, एक की 50 और एक की 0.02, ठीक है? ये इस तरह का कुछ एग्जाम्पल था। और यहाँ इन सभी गैसेस की KH की वैल्यू देकर क्वेश्चन क्या पूछा था मालूम? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या पूछा था पता है? कि इनमें से बताओ मोस्ट सॉल्युबल गैस कौन सी होगी इन वाटर? Gamma. 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 तो क्या होगा आंसर? कामा। Gamma. Gamma. दिख रहा है ना अपन को? क्या दिख रहा है? कि KH की वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो किसके लिए KH की वैल्यू सबसे कम है? ये, गामा। ठीक है? तो आंसर हो गया भाई गामा गैस। बस, तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है? चल, तो बन जाएंगे सबसे इस तरह के क्वेश्चन। तो इसी को हम लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मींस गैस हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ KH, लोअर वैल्यू ऑफ
के एच, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कम, देन इट विल हैव हायर सॉल्युबिलिटी, तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। तो ये हो गया भाई हेनरीज लॉ। क्लियर हुआ सबको? अब आगे बढ़े और इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके ऊपर, स्कूल में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, और न्यूमेरिकल में भी गलतियां होती हैं हमसे, है ना? कैसे होती है, क्या होती है, सब समझते हैं अपन। ठीक है, चलो ये पॉइंट तो समझ में आ गया ना, कि यदि KH की वैल्यू क्या होगी? कम, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। और यदि KH की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो यहां क्या ध्यान देना? अगली चीज, अब यहां पर हम बात करते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। इसी पॉइंट को हमें न्यूमेरिकल में भी यूज करना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करोगे? देखो, तो अभी अपन ने लिखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर क्या लिखा था भाई? KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यही लिखा था। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे अपन? देखो, KH बराबर KH इंटू क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ लिक्विड, लिखोगे कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो यही लिखोगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि यहां पर क्या हो, इफ KH इज हाई, यदि KH की वैल्यू हाई है, मतलब KH इज ग्रेटर देन कितना भाई? 10 की पावर 3, मतलब 1000 या इससे ज्यादा ऐसा कुछ हो। ठीक है ना, 10 की पावर 2 भी ले सकते हो, तो जनरली 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, ऐसे यदि KH की वैल्यू दी हो, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? KH की वैल्यू हाई है, KH की वैल्यू हाई है, और KH वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर ज्यादा है। लो सॉल्युबिलिटी होगी। क्या होगी? लो सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी Yes, कम है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि गैस के जो मोल डिसॉल्व हुए हैं किसमें? लिक्विड कम में। होंगे बहुत। तो लिक्विड तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें गैस बहुत कम डिसॉल्व हुई है, और गैस बहुत कम डिसॉल्व हुई है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ लिक्विड के मोल के कंपैरिजन में गैस के मोल को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिक्विड के Yes. मोल प्लस गैस के मोल, इसको हम ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं? गैस के मोल। लिक्विड के तो यहाँ लिक्विड पर के हम क्या मोल। लिखेंगे? लिक्विड सर लिक्विड के पार्शियल लिक्विड प्रेशर के ऑफ मोल गैस। आएंगे। यस सर सर लिक्विड के मोल लिक्विड के आएंगे। मोल से आएगा। ओहो, यस सर। लिक्विड के मोल, ठीक है, चलो लिक्विड के मोल। यस सर। यस सर। ठीक है, KH इंटू क्या होगा? मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ लिक्विड। तो देखो, जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं सब में यही लगेगा। हालांकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं दिया, एनसीईआरटी में फॉर्मूला तो यही दिया है। कौन सा? कहां गया रे भाई? अरे कहां गया? अरे ये रहा, ये ना, ये एनसीईआरटी में तो यही फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो हम पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे हर बार एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में, और फिर उसमें क्या लिखेंगे? फिर ये कंडीशन देखेंगे हर बार। ये कंडीशन दिख रही सबको? KH की वैल्यू क्या है? बहुत हाई है, और जैसे ही तुम्हें KH की वैल्यू हाई दिखे तो उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे कर लेना। समझ गए? तो उस फॉर्मूले को इस तरह से मॉडिफाई कर लेना। समझ गए सब लोग? और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। चलो यस। फटाफट पहले क्या करो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो यार। कर लिए नोट? यस सर। चलिए, अब इसके बाद ये पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो यार।
ले लिया। चलिए Yes, फिर sir, ले लिया। ये नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा ऊपर कर। ले लिया। Yes, sir, ले लिया। चलो ये नोट कर लो। चलिए हो गया। Yes, sir. Yes, sir. कर लिया। चलिए ये नोट कर लीजिए। हो गया। Yes, sir, हो गया। Yes, sir. चलो फिर ये न्यूमेरिकल के लिए। हो गया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सर एक बार सर का पूरा दिखा दीजिए। पूरा कर दीजिए। चलिए अब एक एग्जांपल अपन करते हैं सॉल्व हेनरीज लॉ के ऊपर, है ना। चलिए तो एग्जांपल क्या भाई, हाउ मैनी moles of a gas X will dissolve
in 900 gram water having partial pressure of 1 atm at the surface of water given kh is equal to 2 into 10 की power 4 atm for gas x। चलो सॉल्व करो इसको सब लोग। सर 25 into 10 to the power minus 25 into 10 to the power minus 4 10 की पावर 6 कर लिए सब लोग सॉल्व? yes 10 की पावर 6 मोलर। तो सबसे पहले यहाँ देखो फॉर्मूला जो है, ये क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आ गया क्या ये क्वेश्चन किसका है, हेनरीज लॉ का है ना। तो इसमें Yes. KH की वैल्यू तुम देख रहे हो क्या है, KH की वैल्यू 2 into 10 की पावर 4 atm है। तो सबसे पहले तो इसमें यूनिट पे ध्यान दो, ये यूनिट हमें क्या बता रही है कि सॉल्युबिलिटी यहाँ हमें किस में लेनी है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस x इज इक्वल टू KH ऑफ गैस x इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस x। ठीक है ना। चलो यस सर। अब दूसरी चीज क्या देखोगे, दूसरी चीज यहाँ KH की वैल्यू देखो क्या है, KH की वैल्यू बहुत बड़ी है बहुत ज्यादा बड़ी और KH की वैल्यू sir. बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो Reduced X formula. गैस के मोल हैं वो क्या होंगे, वो पानी कम के होंगे। मोल की तुलना में क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या मोल कर सकते हैं, फ्रैक्शन को n हाँ n इसमें हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस x इज इक्वल टू KH की वैल्यू किसकी, x की, इनटू मोल्स ऑफ गैस x और अपॉन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है। अब यहां हमें चाहिए भाई वाटर के मोल, तो वाटर के मोल कितने होंगे, तो मास कितना है 900 और मोलर मास कितना भाई 18, तो कितने मोल आए 50 मोल। 50 पानी के कितने मोल है भाई 50 मोल है। चलो Yes. प्रेशर रखें, प्रेशर कितना है भाई, प्रेशर है 1 atm, KH की 1 वैल्यू कितनी है 2 into 10 की पावर 4 इनटू Yes. गैस x के मोल हमें नहीं पता है, वो निकालना है, और पानी के मोल कितने भाई 50 हैं। चलिए तो x की वैल्यू निकालें, चलिए तो ये हो गया 50 अपॉन 2 into 10 की पावर 4 मतलब ये हो गया 25 25 into 10 या इसी को क्या लिख सकते yes हैं sir 2.5 into 10 की पावर -3। यस yes सर। sir Yes, sir. तो बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन सभी से। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेनरीज लॉ कंप्लीट हो गया। तो अभी अपन ने जो पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, कौन सी चीज, हेनरीज लॉ। ठीक है, तो इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ। तो इसके न्यूमेरिकल जो है वो बच्चों को टफ लगते हैं और उसका कारण क्या है, कारण ये है कि ये दो चीजें जो मैंने बोली हैं, कौन सी दो चीजें जिनका हम ध्यान नहीं रखते, कौन सी दो चीजें बोली हैं, एक तो ये टेबल वाली बात, ये देख रहे हैं टेबल, कि यहां हमें सॉल्युबिलिटी किसमें एक्सप्रेस करना है, समझ गए। तो सॉल्युबिलिटी किसमें एक्सप्रेस करना है वो डिपेंड करता है KH की यूनिट पे। यदि KH की यूनिट और प्रेशर की यूनिट सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी हमें मोल फ्रैक्शन में लेना है। ठीक है, और यदि KH की यूनिट क्या है ATM पर मोलर या ATM लीटर पर मोल, मतलब मोलरिटी का उल्टा है, तो मोलरिटी लेना है, और ऐसे ही ATM kg पर मोल है तो फिर हमें मोलरिटी में लेना है। ठीक है, चलिए तो पहली ये ध्यान नहीं देते बच्चे। दूसरा क्या ध्यान नहीं देते कि भाई NCERT के हिसाब से भी चले, NCERT के हिसाब से भी चलें और फॉर्मूला हम ये याद कर लें, तब भी बहुत सारे बच्चों को इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती। क्यों, क्योंकि वो KH की वैल्यू को ध्यान नहीं देते। तो मैंने क्या बोला कि यदि KH की वैल्यू बहुत बड़ी है
तो यहाँ पर मूल फ्रैक्शन जो है उसमें हमें किसको हटा देना है, किसके मूल को नेग्लेक्ट कर देना है, किसके मूल को नेग्लेक्ट कर देना है, ये वाले टर्म में दिख रहा है ये गैस प्लस लिक्विड जो है, इसमें गैस के मोल को लिक्विड के मोल के सामने क्या कर देना है, नेग्लेक्ट। और ऐसी कंडीशन में हमें इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यदि ये इतनी चीजें ध्यान रखोगे तो कभी इसमें गलतियां नहीं होगी। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया भाई कौन से सॉल्यूशन के बारे में हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन, सॉरी क्या बोल रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, किसके बारे में पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी के कुछ एप्लीकेशन दिए हैं एनसीईआरटी में। क्या दिए हैं? एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसको क्या करना है, एनसीईआरटी से हमें रीड करना है। क्या करना है? एनसीईआरटी से रीड करना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से रीड करेंगे अपन। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे अपन। अच्छा, कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा हूं, तुम आंसर देना। देखो यहां पे मान लो पानी है, यहां पानी है, यहां पे भी पानी है, ठीक है, और ये मछली जल की रानी है, ये मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं यार, ये जो है ये कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, और ये हॉट वाटर है। बताओ मछली को कहां ज्यादा अच्छा लगेगा रहने में, कहां ज्यादा कोल्ड वाटर में। कोल्ड में क्यों? कोल्ड वाटर सर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की डिसॉल्व ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे यहाँ गैस की ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। और यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? फिश क्या होगी? मोर कंफर्टेबल, उसको यहां रहना ज्यादा पसंद होगा। ठीक है कि नहीं? ड्यू टू हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, चलो ये हो गया, तो ये ध्यान रखेंगे अपन। क्लियर? चलो, तो एक ये हो गया भाई, टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया। दूसरा देखो, एक कहानी जो है एनसीईआरटी में, वो कौन सी है? वो है भाई कि यहां पर मान लो ये नदी है, तालाब है या समुद्र है, जो भी मानना है, जो मानना है मान लो। ठीक है, चलो मान लो ये सी है, और इस सी में यहां पर क्या भाई, ये एक शिप है, एक शिप है। ठीक है, और एक जहाज वगैरह है इस तरह से। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या है, यहां पर एक सी डाइवर है। क्या भाई? सी डाइवर है। तो यहां पे सी डाइवर था, ठीक है, वो जंप करके यहां गया, ठीक है, और यहां वो तैर रहा है भाई, है ना। और सांस लेने के लिए उसकी पीठ पर क्या बंधा हुआ है भाई? क्या है ये? ऑक्सीजन सिलेंडर है ना। चलो, अब जब ये इंसान क्या होता है भाई, ये इंसान यहां से धीरे, मान लो एकदम से ऊपर आया, है ना, ये इंसान यहां से ऊपर आना शुरू हुआ, और ये यहां आ गया। ठीक है, और पीठ पर इसके वो तो बंधा ही यार, क्या था? गैस सिलेंडर। चलो, तो यहां पर क्या होता है पता है कि ये जो गैस सिलेंडर है, गैस है ना, पहले इसमें क्या यूज होता था? O2 प्लस N2 यूज होता था। ये गैस सिलेंडर है, तो इसके कारण दिक्कत क्या होती थी पता है? तो यहां पर जो ब्लड वेसल होती है, क्या होती है? ब्लड वेसल, है ना। तो तुम्हें पता है कि भाई जब वो यहाँ नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर के कारण क्या होगा बताओ? तो हाई प्रेशर पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। तो हाई प्रेशर पे भाई सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ना। Yes, sir. तो गैसेस विल हैव हायर सॉल्युबिलिटी। तो इसका मतलब जब वो नीचे जाएगा तो सिलेंडर के अंदर जो गैस थी उनकी हायर सॉल्युबिलिटी होने के कारण वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगी कि नहीं?
तो भाई हमारी जो ब्लड वेसल है ना, उस ब्लड के अंदर ये गैस भी अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, तो N2 भी अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी कि नहीं? चलो, तो N2 अच्छे से डिसॉल्व हो गई। लेकिन क्या होगा कि जब ये अभी डिसॉल्व होगी, ये डिसॉल्व कब होगी? एट हाई प्रेशर। Yes, sir. वैसे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन हाई प्रेशर पे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब वही इंसान नीचे से कहां आएगा? अरे वही इंसान जब नीचे से ऊपर आएगा, है ना, मतलब कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? लो प्रेशर वाले एरिया में आएगा जब वो, तो क्या होगा दिक्कत पता है? दिक्कत ये है रिलीज हो जाएगी। कि भाई वही जो N2 गैस थी वो वापस रिलीज होगी, लेकिन अब ये Yes, N2 sir. गैस क्या है? ये बबल बन जाएगी, बबल्स ऑफ N2 गैस। ठीक है, अब ये N2 गैस के जो बबल्स बनेंगे ये क्या करेंगे? अरे ये प्रेशर लगाएंगे, गैस प्रेशर लगाती ना, डिसॉल्व हो तब तो ठीक है, लेकिन उसके बबल्स होंगे तो क्या होगा? एक्सर्ट प्रेशर एट वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो जो हमारी रक्त वाहिनी है, ब्लड वेसल्स हैं, उन पर ये क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो कई बार उस प्रेशर के कारण क्या होता है, जो छोटी छोटी खून की नसें होती हैं वो फट जाती हैं, समझ गए? तो इसके कारण एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है। अब मेडिकल कंडीशन इज क्रिएटेड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलते हैं? सी बैंड्स। ठीक है, तो ये सी बैंड्स किसके कारण क्रिएट हुआ, समझ गए? बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है कि सी बैंड्स किसके कारण क्रिएट होता है। क्लियर? तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं कि O2 की मात्रा को घटा देते हैं, सॉरी N2 की मात्रा घटा के उसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं? हीलियम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं पता है? टू अवॉइड दिस, some N2 in cylinder is replaced by helium gas। ठीक है, N2 को मतलब जैसे मान लो पहले क्या यूज करते थे सिलेंडर में, मान लो 30% O2 था और 70% क्या था भाई? N2 था। तो अब क्या करते हैं उसकी जगह, एग्जैक्ट हमें डेटा तो याद नहीं है, बट ऐसा मान लो 30% तो O2 है ही, लेकिन N2 को कर दिया 60% और हीलियम कर दिया 10%। तो उससे क्या होगा भाई? N2 का परसेंटेज कम हो जाएगा, तो N2 का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा, और N2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है, समझ गए? तो जो गैस के सिलेंडर हैं उसमें O2 और N2 के साथ साथ क्या भी मिला देते हैं? हीलियम गैस मिला देते हैं। हीलियम गैस मिलाने से क्या फायदा होता है, समझ में आया सबको? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछे एक बार सर ये सेकंड वाला बता दो सर, जो ब्लड वेसल वाला जो बताया सर आपने। अरे N2 गैस कब डिसॉल्व होगी? हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर मतलब जब वो समुद्र में कहां जाएगा? कहां जाएगा भाई? नीचे, दिख रहा है? नीचे यस सर। जब वो नीचे से ऊपर आएगा तो क्या होगा? प्रेशर घटेगा। यस सर। और प्रेशर के घटने से जो गैस डिसॉल्व हुई थी वो क्या हो गया? कम हो जाएगी। हाँ, तो वो गैस ब्लड में से बाहर आ जाएगी। बाहर आ जाएगी मतलब उन गैस के यहाँ पे क्या बन जाएंगे? बुलबुले बन जाएंगे, दिख रहे हैं? बबल्स। यस सर। और वो गैस के जो बबल्स हैं वो क्या करेंगे? ब्लड वेसल पे क्या लगाएंगे? ब्लड वेसल की दीवारों पे फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। हाँ, तो उससे ब्लड वेसल क्या होंगी? फटने लगेंगी। यस सर। ठीक है, तो इस मेडिकल कंडीशन को क्या बोलते हैं? सी बैंड्स। ठीक है, उसमें क्या होता है? हीलियम वाला ही बता दो। लोगों को बेचैनी होती है, चक्कर आते हैं, कई लोग नीचे से जब ऊपर आते हैं तो बेहोश भी हो जाते हैं, और कई केसेस में डेथ भी हो जाती है ऐसी। यस। ठीक है ना?
तो इस मेडिकल ऊपर कंडीशन से को नीचे क्या आने पे बोलते कुछ नहीं हैं? होता क्या? क्या बेटा? ऊपर से नीचे आने पे कुछ नहीं होता क्या? अभी ऊपर से नीचे आने पे थोड़ी ना दिक्कत है, दिक्कत कब है? जब नीचे से ऊपर जाओगे। ऊपर से जब नीचे जाते हो तो खाली क्या होता है कि जैसे अपने कान है, कान पे प्रेशर लगता है, कान के पर्दे अर्दे रहते हैं ना जो, यस सर। उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, तो उसके लिए वो सब पूरा सूट बना के रखते हैं। ठीक है, वो सूट वूट पहन के जाओ तो सब चीजें मैनेज होती हैं। ठीक है, तो मिलेगा मौका, टेंशन नहीं लो। हुआ तो जाओगे ही तुम लोग कॉलेज में पहुंचने के बाद, तो ले लेना मजे, और क्या है ना, सीट डायलिंग कर लेना, पता चल जाएगा। सर वो ठीक है ना? हीलियम वाला ही बता दो एक बार। अबे हीलियम वाले से क्या होगा कि भाई हीलियम किसकी जगह ले रहा है? हीलियम किसकी जगह ले रहा है? N2 N2 की जगह। N2 की। तो उससे N2 का परसेंटेज कम हो जाएगा, यस सर। और N2 का परसेंटेज कम हो जाएगा तो N2 की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। समझ गए? यस सर। हाँ सर हीलियम भी तो लगाएगा सर बाद में। अबे तो हीलियम तो और हल्की गैस है ना। N2 का मोलर मास कितना है? 28। हीलियम का कितना है? 4। यस सर। 4। तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो बहुत कम होगी ना यार, वो तो ना तो के बराबर हाइड्रोजन कर डिसॉल्व सकते होगी। ना। ठीक है ना? तो हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है और उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है N2 से। ठीक है, सर N2 को सिलेंडर में रखते क्यों है सर? प्योर O2 नहीं ले सकते। प्योर O2 लेंगे तो हमारे शरीर में से CO2 पूरी खाली हो जाएगी, क्योंकि सब किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर के डिफरेंस पे। समझ गए? यस सर। हाँ, तो हमारे शरीर में यदि O2 बहुत ज्यादा चली गई तो वो पूरी CO2 को बाहर निकाल देगा, तो उससे हमारे ब्लड का पीएच बिगड़ जाएगा, और ब्लड का पीएच बिगड़ गया तो हमारे ब्लड में जो एंजाइम होते हैं वो काम करना बंद कर देंगे, फिर उससे दूसरी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब उस कंडीशन को पढ़ना है तो बायो ले लेना। ठीक है, हाँ मतलब आप तो वो कॉलेज वाले में पहुंच के ले सकते हो ना, कॉलेज में ऐसा सिस्टम तो कर दिए शायद, मेजर माइनर वाला। सर अभी लगा थोड़ी ना है। हाँ अभी लगा नहीं, लेकिन आईआईटी में तो रहता ही सब, आईआईटी में तो ले सकते हो मेजर माइनर। सही है। चलो हो गया क्लियर? यस हाँ तो यहाँ हाइड्रोजन यूज कर लेते तो? क्या बेटा? अगर हाइड्रोजन यूज कर लेते तो? अबे हाइड्रोजन कैसी गैस होती है, थोड़ी ज्यादा रिएक्टिव होती है, हीलियम नोबल गैस है ना? हाँ, और हाइड्रोजन गैस तो हवा के संपर्क में आने पर क्या होती है? आग पकड़ लेती है भाई, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो तुम्हें सुसाइड बम्बर बनना करना है? हीलियम गैस का सिलेंडर लेके चलोगे तो कभी भी फट जाएगा यार, थोड़ी बहुत भी गैस लीक हुई तो क्या होगा? गए काम से, है ना? चलो तो क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें कहाँ दी हुई है? एनसीईआरटी में दी हुई है, तो वहां से एक बार रीडिंग लगा लेना सब लोग। समझ गए सब लोग? यस। ठीक, चलो तो ये तो हो गई भाई किसकी बात? किसकी बात हो गई? हेनरीज लॉ की, है ना? चलो तो गैस, सर आप वो स्क्रीनशॉट का बोल रहे थे ना? कौन सा स्क्रीनशॉट पे? सर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए लाइन हटाई थी ना आपने, तो ये नहीं लिखा अभी न्यूमेरिकल वाला? कर लो नोट। कर लिए नोट? यस। यस। चलो तो इतना ही कर लो, इसके आगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगला टॉपिक। ठीक है? यस यस सर। बाय सर। बाय बेटा।